दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी सच में ही दिल से अच्छी लगती है तो प्लीज़ कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कहानियों को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक कहानियों को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने में मदद कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए। दोस्तों आप सभी के टारगेट पूरे करवाते हो तो हमारा भी ये टारगेट है कि आप जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। चलिए आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 116, सीक्रेट घर जमाई। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। और जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर हमें ज़रूर भेजें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहाँ से हमारी कहानी सुनते हैं। कल हमने देखा किस तरीके से कियारा घर से बाहर निकल गई थी। वो अब समर को अपने दिल से निकाल चुकी थी। उसके लिए समर अब कोई नहीं था। समर ने जब देखा कि कियारा घर पर नहीं है तो उसके दिल में दर्द होने लगा था। उसको खून की उल्टी भी आने लगी थी। जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसे लगा कि कहीं वो अपने मायके तो नहीं गई है। उसी समय उसने अपने ससुर को कॉल कर दिया था। उसके ससुर ने घबराए हुए कॉल के साथ कहा कि इस समय कॉल क्यों किया है। तो समर ने भी घबराई हुई आवाज में शिवराज से पूछा, ससुर जी, क्या कियारा आपके घर आई है? उसकी बात सुनकर शिवराज ने कंफ्यूज होते हुए कहा, नहीं नहीं, जब बाहर इतनी बारिश पड़ रही है तो इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आएगी? तभी समर ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, ससुर जी, असल में बात यह है कि कियारा घर से भाग गई है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ जा सकती है? समर शुरू में शिवराज को सच्चाई नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो कियारा को लेकर बहुत चिंतित था और उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। इसलिए उसने उसे पहले ही बता दिया। शिवराज ने जो सुना वो सुनकर हैरान हो गया। उसे साफ पता था कि उसकी बेटी बहुत जिद्दी है, उसमें बहुत घमंड और आत्मसम्मान है। शिवराज ने कियारा के साथ बचपन में अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक बार वो घर से पहले भी भाग चुकी थी। अगर उस समय किसी दयालु व्यक्ति ने उसे नहीं बचाया होता तो वो मर चुकी होती। इसलिए वो जानता था कि जब कुछ बहुत बुरा नहीं होगा तब तक कियारा कभी नहीं भाग सकती। इसलिए उसने समर से पूछा, समर, क्या तुमने उसके साथ झगड़ा किया? क्या तुमने उसे गुस्सा दिलाया था? समर ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, जी, जी ससुर जी, ये सब मेरी गलती है। आप उसके पिता हैं तो आपको पता ही होगा कि वो आमतौर पर गुस्से में कहाँ जाती है। शिवराज ने एक पल सोचा और कुछ जगहों के बारे में बताते हुए कहा, बाहर कॉफी शॉप में चेक करो एक बार। इतने खराब मौसम में वो होटल में भी जा सकती है। समर ने सिर हिलाया और फोन रखने के बाद कियारा की खोज शुरू कर दी। वो घर के आसपास के स्थानों पर गया। हर एक बार, कैफे, होटल में गया, लेकिन कियारा कहीं नहीं मिली। मिष्टी और गुआओ भी उसके साथ ढूंढने गए, लेकिन आसपास के सभी होटलों में खोजने के बाद वो उन्हें नहीं मिली। मिष्टी की बातों से गुआओ को पता चल गया कि कियारा समर की पत्नी थी। पायल भी उसके साथ थी और जाहिर है कियारा को पायल की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। गुआओ ये देखकर बड़ा चिंतित था कि समर कितना विनाशकारी था। काफी देर तक पागलों की तरह खोजने के बाद वो कियारा को ढूंढ नहीं पाया। गुआओ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, शैडो किंग, इंदौर इतना बड़ा शहर है, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू करनी। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने अपने माथे पर हाथ मारा। वो कियारा को ढूंढने में इतनी व्यस्त थी, उसका दिमाग खराब हो गया। उसे याद भी नहीं रहा कि वो तीनों एक साथ मिलकर कल सुबह पूरे शहर में उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। उसको और लोगों की मदद लेनी चाहिए। समर ने अपना फोन निकाला और बख्तावर का नंबर डायल किया। पहली रिंग में उसने फोन उठा लिया। हालांकि रात के 2 बज चुके थे। बख्तावर बिना कपड़े पहने ही कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था समर को आधी रात में उसे फोन करने के लिए मजबूर करने वाली कोई गड़बड़ बहुत बड़ी होगी। उसने चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ गॉडफादर? समर ने तुरंत मुद्दे पर आते हुए कहा, बख्तावर,
मेरी पत्नी कियारा घर से भाग गई है। मैं चाहता हूं कि तुम समर लेक को उसे ढूंढने में मेरी मदद करने का आदेश दो। हालांकि समर अपने पारिवारिक मामले को किसी बाहरी व्यक्ति को बताना नहीं चाहता था, फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए ज्यादा नहीं सोच सकता था। बख्तावर ये जानकर स्तब्ध रह गया कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसने कहा, गॉडफादर चिंता मत कीजिए, मैं इंदौर अंडरवर्ल्ड के हर एक इम्पोर्टेंट मेंबर को सूचित कर देता हूँ। उन्हें कियारा को खोज करने के लिए मैसेज भेज रहा हूँ। ये कहकर बख्तावर ने शर्ट पहन ली और बाहर जाने लगा। इसी बीच बख्तावर की पत्नी भी जाग गई थी। उसने आंखें खोली और पूछा, बख्तावर, तुम रात के 1 बजे इतनी भारी बारिश में कहाँ जा रहे हो? बख्तावर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम आराम से सो जाओ डियर, मुझे कुछ काम है। उसकी पत्नी ने कहा, बख्तावर, कल रविवार है, हमारा बेटा तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए उत्सुक था। बख्तावर ने हाथ हिलाते हुए कहा, अभी इसके लिए समय नहीं है, मुझे गॉडफादर समर की कुछ मदद करनी है। और ये कहते हुए वो बेडरूम से बाहर निकल गया। अपने पति को जाता हुआ देखकर महिला थोड़ी उदास हो गई। वो गॉडफादर समर को इतना महत्व देता था कि वो आधी रात को उसकी मदद करने के लिए चला गया था। कल के मौज मस्ती के दिन के लिए उसके अपने बेटे को घुमाने के लिए भी वो तैयार नहीं था। वो जानती थी गॉडफादर बख्तावर के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। काम निपटाना तो दूर, जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान भी दे सकता था। वहीं उधर समर ने बख्तावर से फोन करने के बाद जिया का नंबर डायल किया। जिया रात की शिफ्ट में थी, इसलिए उसने तुरंत फोन उठा लिया। उसने फोन उठाते ही कहा, हेलो मिस्टर, तुम्हें आज मेरी कैसे याद आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो। पिछली बार जब उसने अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया था, तब से वो थोड़ी नाराज थी। शर्मिंदगी और अन्य कुछ कारणों से तब से उन्होंने ज़्यादा संपर्क भी नहीं किया था। वो समर का फ़ोन आने पर खुश थी, लेकिन फिर भी अचानक समर की बात सुनकर उसकी खुशी खत्म हो गई। समर ने उसकी फ्लर्ट भरी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जिया, मेरी पत्नी घर से बाहर चली गई है। मुझे लगता है कि वो खतरे में हो सकती है, इसलिए मुझे उम्मीद है तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो। वो जानता था जिया क्राइम ब्रांच की कैप्टन थी और पुलिस फोर्स के साथ कियारा को ढूंढने में उसकी सहायता कर सकती थी। जिया को पता था कि यह काम उसके लिए कितना जरूरी है, इसलिए उसने हाथ तुरंत जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगों को अभी इस काम पर लगा देती हूँ। वो तुरंत समर की मदद करने के लिए तैयार हो गई। समर को अभी भी लगा कि कुछ और किया जाना बाकी है, इसलिए उसने जिया का फोन नंबर रखने के बाद मेयर का नंबर डायल कर दिया। पिछले बार उसने हॉस्पिटल में मेयर के पिता की जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान उस पर बनता था। अब आखिरकार उसे इस एहसान का बदला लेने का समय आ चुका था। समर मेयर के पास पहुंचा और सीधा उनसे कहा कि उसे अपनी पत्नी को ढूंढने में मदद चाहिए। प्रभाकर भी बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सभी आदमियों को कियारा को ढूंढने में लगा दिया था। पूरे इंदौर की अपर और अंडरवर्ल्ड दोनों ही कियारा की तलाश में लग गए थे। समर के फोन की वजह से ही इंदौर की सुनसान सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी बार, होटल, कॉफी शॉप, मॉल की तलाशी ली गई। पूरा इंदौर कियारा नाम की एक लड़की की तलाश में था। हालांकि 1 घंटे की लगातार खोज के बाद भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कियारा ऐसे गायब हो गई जैसे वो मानो हवा में उड़ गई। उसी समय कियारा के घर पर भी शहर के सभी वीआईपी लोगों की भीड़ लग गई थी। मेयर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर जिया, ससुराल वाले, शिवराज और अलिश्का। तभी अलिश्का ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, समर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारी शादी में सिर्फ कुछ दिन बाकी है, इसलिए अब तुम उसे कैसे परेशान कर सकते हो? कहते हैं बेटी माँ के दिल का टुकड़ा होती है, और कियारा भी अलिश्का के लिए ऐसा ही थी। समर से शादी के बाद कियारा की जिंदगी अच्छी नहीं रही थी। पिछली बार शादी वाले दिन हादसे ने उसे कोमा में पहुंचा दिया था। उसकी लगभग जान चली ही गई थी, और इस बार तो कियारा खुद घर से बाहर गायब हो गई थी। बेटी को उसकी माँ से बेहतर कौन नहीं जानता था।
अलिश्का जानती थी कि अगर कियारा किसी बड़ी बात को लेकर टूट गई होगी, अगर ऐसा ना होता तो वह घर से बाहर कभी नहीं निकलती। समर ने अपना पीला पड़ा हुआ चेहरा नीचे झुका कर रखा, एक शब्द भी नहीं कहा। वो क्या भी कह सकता था। चुप रहने के अलावा उसके पास अब कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी की सारी गलती उसी की थी। तब अलिश्का ने उसे फिर से डांटते हुए कहा, समर, बाहर देखो, अभी सुबह की 3 बज रहे हैं। सर्दियों का बारिश से भरा हुआ दिन। कियारा कहीं बाहर अकेली है, सुरक्षित होने और न होने की दूर की बात, वो तो ठंड से भी मर जाएगी। शिवराज ने अलिश्का को समर को डांटते हुए सुना, तो बीच में बोलते हुए उसने कहा, बस बहुत हो गया अलिश्का, क्या तुम नहीं देख सकती कि वो खुद कितना दुखी है? अलिश्का कियारा के गायब होने पर बहुत गुस्से में थी। उसने शिवराज और समर दोनों को कोसते हुए कहा, बस हो गया। जब कियारा छोटी थी तब तुमने एक रखेल रखी थी, क्योंकि तुम एक लड़का चाहते थे। जिस समय तुमने उसे घर से बाहर निकाला वो लगभग ठंड से मर गई थी। मत भूलना, उस समय भी ऐसी ही बर्फबारी हो रही थी। सच तो ये था, अलिश्का हमेशा शिवराज से बहुत डरती थी और उसकी बात कभी नहीं करती थी, लेकिन आज वो उसके सामने कियारा के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी। अलिश्का की बात सुनकर शिवराज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, डियर, ये मेरी गलती थी। जो बीत गया सो बीत गया। अब ज्यादा जरूरी है कियारा को ढूंढना। अलिश्का द्वारा अपनी गलतियों को उजागर किए जाने से वो खुश नहीं था, लेकिन उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। अलिश्का ने शिवराज को ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर हम कियारा को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। उसके बाद सुनकर शिवराज ने अपना मुंह खोला और जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन बाद में उसने अपना मुंह ऐसे ही बंद कर लिया, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। शिवराज और अलिश्का को लड़ता हुआ देखकर बाकी लोगों की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहें। यह उनका निजी मामला था, शैडो किंग की पत्नी से जुड़ा था, इसलिए कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कहने से डर रहा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन इंदौर में कियारा का अभी भी किसी को कुछ नहीं पता चला था। तभी अलिश्का ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो और तुम सब अपने आप को इतना पावरफुल कहते हो। शिवराज ने अलिश्का के कंधे को थपथपाते हुए उसको दिलासा देते हुए कहा, डियर, चिंता मत करो अलिश्का, कियारा ठीक होगी, क्योंकि अच्छे को भगवान कभी कुछ नहीं होने देता। समर उदास चेहरे के साथ सोफे पर बैठा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जब वो चाय का कप दबा रहा था तो टुकड़ों में टूट गया था। गिलास के टुकड़े उसकी त्वचा में धंस गए और उसके हाथ से खून बह रहा था। फिर भी उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसके दिल का दर्द उसके शरीर के दर्द से कहीं अधिक स्पष्ट था। समर सबसे अधिक दुखी था, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, वो लड़की जो उससे सबसे अधिक प्यार करती थी, वो लड़की जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था। इसी समय उधर इंदौर के बाहर स्काई फेट माउंटेन पर कियारा चट्टान के नीचे बर्फ में लेटी हुई थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, फिर भी वो एक खूबसूरत और आकर्षक परी के जैसी लग रही थी, जो बर्फ में गहरी नींद में सो रही थी। कियारा की छाती पर एक फिनिक्स टोटम आंशिक रूप से दिखाई देने लगा। उसका खून टोटम पर बह रहा था, तो एक सफेद फिनिक्स बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिनिक्स सभी पक्षियों का राजा और सभी जानवरों की माँ था, और इसे एक प्राचीन जानवर माना जाता है। आम लोक कथाओं में फिनिक्स का रंग आग जैसा लाल होता था और इसे फायर फिनिक्स कहा जाता था, क्योंकि वे आग के अंदर और बाहर दोनों तरफ सांस ले सकते थे। दरअसल फिनिक्स की एक और प्रजाति थी, जिसे आइस फिनिक्स कहा जाता था, जो बर्फ बाहर भी छोड़ सकती थी। सूखी कियारा घायल थी और मरने वाली थी, इसलिए उसके अंदर का फिनिक्स टोटम अपने स्वामी को बचाने के लिए स्वतः ही जाग उठा था। हालांकि केवल एक छोटा सा ही हिस्सा जागा था। बर्फ का फिनिक्स जाग गया और बर्फ के टुकड़े कियारा के चारों ओर नाचने और घूमने लगे। आसमान में एक हिम कमल दिखाई दिया। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान में इतना ऊंचा था कि उसका रंग एकदम शुद्ध और सफेद था। जब तक कोई अद्वितीय स्वामी न हो, उसे इंसानी नजरों से देखना नामुमकिन था।
उसके आसपास के सभी जानवर विस्मय में झुक चुके थे। आकाश में राजसी आत्मा को महसूस कर रहे थे। जानवर झुक रहे थे और आसमान में बर्फ का कमल दिखाई देने लगा था। जमीन और आसमान के बीच अलौकिक छवियां बन रही थी। कियारा एक देवी की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन कर रही थी। तभी वहां एक छोटी लड़की ने घूमते हुए बर्फ के टुकड़ों की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए दादाजी, वहां बर्फ के टुकड़े नाच रहे हैं। वो लगभग 17-18 साल की एक किशोरी थी और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत और मासूम था। उसके बगल में एक 20-22 साल का युवक खड़ा था। वो बहुत सुंदर था। उसकी भौहें तलवारों जैसी तीखी और आंखें तारों की जैसी चमक थी। वो उस लड़की का भाई था। 70 साल का बूढ़ा आदमी उन भाई बहन के पीछे चल रहा था। उनके बाल सफेद थे, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के बीचों बीच की चमक रही थी और उसकी पीठ सीधी थी। वो प्राचीन वेशभूषा में थे और आधुनिक दुनिया के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। बूढ़ा आदमी एक 8 त्रिग्राम पकड़े हुए था और उसका उपयोग कर रहा था। वो कुछ ढूंढ रहा हो। उसने उस दिशा में देखा जिस तरफ लड़की ने इशारा किया। उसे आकाश में बर्फ के टुकड़े नाचते हुए दिखाई दिए। 8 त्रिग्राम ने भी उसी समय उसी दिशा में इशारा किया। बूढ़े आदमी ने खुशी से हंसते हुए कहा, वाह, हमें वो किस्मत वाला मिल गया है। वो एक गुप्त साधु थे जो इस पर्वत की गहराई में साधना कर रहे थे। जब वो 8 त्रिग्रामों का उपयोग करके भविष्यवाणियां कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि नियति का पात्र यही होगा। बूढ़ा आदमी इस तथाकथित नियति व्यक्ति को खोजने के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहा था। नियति अर्थात सेवन का सिलेक्ट किया गया था। वो उन भाई बहन को जल्दी से बर्फ के टुकड़ों की तरफ ले गया और देखा कि एक सुंदर लड़की बर्फ पर चुपचाप लेटी हुई थी। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। उसका चेहरा बिल्कुल नाजुक था और विलो जैसी लंबी पलकें, चेरी जैसे मनमोहक लाल होठ, कोई भी लड़की इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। बुजुर्ग ने अपने जीवन में जितनी भी लड़कियां देखी थी, उनमें से ये औरत वो सबसे खूबसूरत थी। उसका बगल में बैठा युवक हैरानी से कियारा को देख रहा था। बूढ़ा आदमी 8 त्रिग्रामों के साथ उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने कुछ अजीबोगरीब मंत्र बुदबुदाए और आकाश में 8 रहस्यमय अक्षर प्रकट हो गए। ये न तो संस्कृत में थे और न ही कुछ हिंदी में। कुछ अलग ही अक्षर थे। पत्रों ने जादुई ढंग से सुनहरी रोशनी बिखेरी, मानो उनमें कोई महापावर हो। बर्फ के टुकड़े अचानक हवा में जम गए। बर्फ के टुकड़े आसमान में स्थित खड़े रहे। सुनने में अजीब लग रहा था, लेकिन सच में ऐसा हो रहा था। 8 पत्रों पर लिखा हुआ था, काली बर्फ अमर, बर्फ फिनिक्स, रक्त रेखा। वह थोड़ी देर बाद प्रकाश और वर्षा में गायब हो गए, मानो वो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। बूढ़ा आदमी बड़ा उत्साहित था और वह उत्तेजना से लगभग बेहोश ही हो गया था। ब्लैक आइस, इमोर्टल आइस, फिनिक्स लाइन। शायद दूसरों को पता ना हो, लेकिन वो ठीक ठाक जानता था कि वो क्या था। इसका मतलब था कि उसके पास एक प्रबल शारीरिक पावर और अनोखी रक्त रेखा थी। वो भविष्य में पृथ्वी का मालिक बन सकती थी। वो जानता था कि उसके दादाजी रहस्यमय स्काई फैट सेक्ट के एक छुपे हुए संत मास्टर हैं। वो इतने पावरफुल थे कि भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में सबसे ऊंचे पद वाले मास्टर को देखा तो वे इतने उत्साहित भी नहीं हुए। तभी युवक ने हैरानी से बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, कौन है ये लड़की? उस बूढ़े आदमी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़की किस्मत वाली है। उसने विस्मय से आसमान की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था मानो कोई नीचे उन्हें भी देख रहा हो। लड़का और लड़की दोनों आश्चर्यचकित होकर मुंह खोले वहां पर खड़े रहे। वे आकाशीय भाग्य सेक्ट से थे और इसलिए उन्हें निश्चित रूप से पता था कि नीति में कौन व्यक्ति होता है। नीति में वो व्यक्ति होता है जिसे सेवन द्वारा चुना जाता है, जो दुनिया का मालिक बन सकता है। पृथ्वी रहस्यमयी और दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ज्ञात पावरों के अलावा रहस्यमयी पावर भी है, जो दुनिया की गुप्त कोनों में फैली हुई हैं और दुनिया के लिए बहुत ही अपरिचित हैं। नियति व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे पावरफुल जीवित प्राणियों में से एक का प्रतीक होता है
और ये 7 द्वारा चुना गया होता है। निश्चित रूप से एक से ज़्यादा नियति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी बेटी शिवांगी, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का युवा सेक्ट मास्टर, कोल्ड ब्लड और टाइगर ग्रुप के स्काई गॉड लीग का सबसे बड़ा बेटा ऑगस्टाइन भी थे। प्रत्येक नियत व्यक्ति के अधिपति का पद के लिए लड़ेगा, और हालांकि उनके टोटम अभी भी जागृत नहीं हुए थे। जैसे कियारा, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भी एक नियति है। उसे बस इतना पता था कि वो अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ है और एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया की इंसान है। तभी उस हैंडसम से लड़के ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, दादाजी, ये खूबसूरत लड़की घायल हो गई है, चलो उसे बचा लेते हैं, इससे पहले कि वो गंभीर रूप से जम जाए। जब उसे अपने दादाजी से पता चला कि यह को भाग्यवान व्यक्ति है, तो उसके विचार इतने शुद्ध नहीं थे। वो और उसकी बहन दोनों ही बहुत ताकतवर थे, फिर भी वे अभी तक किस्मत वाले नहीं बने थे। वो युवक सोच रहा था, अगर वो इस खूबसूरत लड़की को अपने प्यार में फंसा ले तो वह धरती की भावी मालिक का पति बन सकता था। लड़की ने अपने भाई की आंखों में उसकी उत्तेजना देख ली थी। उसने नाक फुलाते हुए कहा, भाई, तुम्हारे विचार इतने मासूम तो नहीं हैं। असल में लड़की बर्फ में पड़ी उस लड़की से थोड़ा जल रही थी, क्योंकि न वो सिर्फ सुंदर थी बल्कि वो किस्मत वाली भी थी। तभी बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और उसे यहाँ छोड़ना निश्चित रूप से असुरक्षित होगा, इसलिए चलो उसे यहाँ से ले चलते हैं। उसने लड़की से कियारा को उठाने के लिए कहा और वो चले गए। वहीं उधर इंदौर विला नंबर 13 में जिया और पुलिस इंदौर की सभी गलियों पर कैमरे से नजर रख रही थी। अगर कियारा कहीं से गई होगी तो जरूर पैदल ही गई होगी। कैमरों ने उसे कैप्चर कर लिया होगा। जिया ने कियारा की आकृति देखी और चिल्लाई, समर, समर, हमने उसे ढूंढ लिया है। वो कल रात 1 बजे लाल सूट में नॉर्थ इंदौर की तरफ जा रही थी। समर ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, जिया, तुमने कियारा को ढूंढ लिया? जिया की बात सुनकर समर की आंखें उत्साह और खुशी से भर गई। वो कंप्यूटर की तरफ दौड़ा, जो पुलिस स्टेशन का मॉनिटरिंग सिस्टम था, जिससे पूरे इंदौर पर नजर रखी जा रही थी। ये अच्छी बात थी कि कियारा मिल गई थी, लेकिन जब उसने वीडियो में उसे रोते हुए देखा कि उसके गालों से आंसू टपक रहे थे, तो उसका दिल दुख गया। समर ने उसे रुलाने के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए मन ही मन में कहा, वो उदास है, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, जिया, नॉर्थ इंदौर में क्या है? वो जानता था कि उस वक्त उदास होने का नहीं बल्कि कियारा को ढूंढने का टाइम है। जिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वहां। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वहां एक शीर्ष रहस्य था। जब जिया बोलते बोलते बीच में ही रुक गई, तो समर ने दोबारा पूछ लिया, जिया, कियारा गायब है, तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें अपने दोस्त की मदद नहीं करनी चाहिए? जिया उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने भावुक होते हुए कहा, ठीक है, ठीक है समर, मैं तुम्हें बताती हूँ। वहाँ स्काई फैट माउंटेन नामक एक निषिद्ध क्षेत्र है। वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। समर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं है वहाँ किसी को जाने की अनुमति? ऐसा क्या है जिया वहाँ पर? जिया ने उसकी क्यों का जवाब देते हुए कहा, स्काई फैट माउंटेन वो स्थान है जहाँ स्काई फैट सेक्ट है, और आपको पता होना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष पावरों से ऊपर की रहस्यमयी पावरों में से एक है। समर ने धीरे से उसे बुदबुदाया, स्काई फैट सेक्ट। समर इस अनसुने नाम पर भुचक्क रह गया था। ये कोई आम लोग तो नहीं होंगे जो खुद को स्काई फैट सेक्ट कहते हैं, लेकिन तो क्या उसे कियारा को तो ढूंढना होगा, अगर वो वहां गई थी तो। समर ने धीरे से कहा, मैं स्काई फैक्ट सेक्ट जा रहा हूं, और वो घर से बाहर चला गया। गुआओ ने भी उसके पीछे पीछे चलते हुए कहा, शैडो किंग, स्काई फैट सेक्ट कोई साधारण जगह नहीं है, इसलिए मुझे भी अपने साथ चलने दो। थाईलैंड के बॉक्सिंग किंग के रूप में
वो अपने मास्टर के साथ स्काई फेट माउंटेन पर पहले गया था और वो जानता था कि वहाँ कुछ छुपे हुए महान फाइटर रहते हैं। समर ने ध्यान दिया, गुआओ को स्काई फेट माउंटेन की तरफ अपने साथ ले गया। उसने किसी और को अपने साथ नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानता था कि स्काई फेट सेक्ट एक रहस्यमयी पावर है और बहुत पावरफुल है। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति वहां बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। समर ने गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, क्योंकि वो कियारा के बारे में बहुत चिंतित था। गाड़ी तेज इंजन की आवाज के साथ स्काई फेट सेक्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसी समय इंडिया के सभी रहस्यमयी परिवार, जिन्होंने नौवें आसमान पर सफेद बर्फ के कमल को देखा था, लोगों को स्काई फेट माउंटेन पर भेजते जा रहे थे। यहीं पर सफेद बर्फ का कमल प्रकट हुआ था। इसी समय उधर क्रिम्सन ब्लड माउंटेन पर, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट में जैसा कि कहावत है, जहां धार्मिकता है वहां दुष्टता भी है, जहां सही रास्ता है वहां गलत रास्ता भी है, और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट उन्हीं में से एक था। विशाल लाल पहाड़ पर एक विशाल ब्लड लाल महल था, जो क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का हेड ऑफिस था। महल के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसकी टोपी लाल थी, मानो खून से सनी हो, और जो भी उसे देखता वो अंधा हो जाता। उस लंबे आदमी ने नीचे एक दुष्ट युवक खड़ा था। वो सुंदर तो था, लेकिन उसकी आंखें खून की प्यासी रोशनी से चमक रही थी। उसका नाम कोल्ड ब्लड था, और वो एक लंबे कद के व्यक्ति का बेटा था और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर था। ये वही एक नीति प्राप्त व्यक्ति था। उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा, कोल्ड ब्लड, बर्फ के कमल की उपस्थिति का अनियमित दृश्य का मतलब है कि एक नियति व्यक्ति स्काई फेट सेक्ट में पैदा हुआ था। जाओ, जाओ और देखो कि वो कौन है। अगर ये एक आदमी है तो उसे मार दो और उसे हमारे मानव कढ़ाई के रूप में यहाँ ले आओ। यदि ये एक महिला है। कोल्ड ब्लड भयावह रूप से मुस्कुराते हुए बोला, जी पिताजी। ये कहते वो महल से बाहर चला गया। कोल्ड ब्लड ने व्यंग करते हुए कहा, किस्मत वाला इंसान, दिलचस्प है। उम्मीद है कि एक औरत होगी ताकि मैं इसे अपना बना सकूं। मुझे एक इंसानी कढ़ाई चाहिए जो मेरे बिस्तर को गर्म कर सके। ये कहते वो स्काई फेट माउंटेन की तरफ चल पड़ा। वहीं उधर मुंबई के शिवांगी घर में चाय पी रही थी। तभी उसे हजारों मील दूर से उसके पिता का संदेश मिला, जिसमें उसे स्काई फेट माउंटेन पर जाकर अपने किस्मत व्यक्ति को देखने के लिए कहा गया था। आकाश में बर्फ के कमल को हर कोई नहीं देख सकता था, न तो शिवांगी, न ही कोल्ड ब्लड और न ही समर। केवल क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के मास्टर और फियरी स्मार्ट सेक्ट के मास्टर ही उसे देख सकते थे। 1000 मील संदेश भेजना की एक गुप्त तकनीक थी, और इसमें बहुत सारी एनर्जी और आध्यात्मिक फोर्स खर्च होती थी। लेकिन फ्लेरी स्मार्ट सेक्ट के मास्टर फिर भी इसे नियत व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते थे। शिवांगी ने संदेश प्राप्त करते हुए कहा, चिंता मत करो पापा, मैं नियति व्यक्ति को ढूंढकर यहाँ लेकर आऊंगी। और एक हेलीकॉप्टर से स्काई फेट माउंटेन की तरफ चल पड़ी। बेशक न केवल क्रिम्सन ब्लड गेट और फ्लेरी स्मार्ट सेक्ट, बल्कि घोस्ट किंग सेक्ट और 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार जैसे अन्य छिपी हुई पावर्स भी नियत व्यक्ति को खोजने के लिए स्काई फेट माउंटेन की ओर जा रही थी। केरा के कारण पूरा इंडिया भूकंप का स्वागत कर रहा था। वहीं उधर समर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जब स्काई फेट माउंटेन की तरफ जा ही रहा था तो रास्ते में उसका फोन बजने लगा। असल में उसे कियारा से मिलने की जल्दी थी, तो वो फोन उठाना नहीं चाहता था। फिर भी फोन बजता रहा। जब फोन बजता रहा तो समर ने गुआओ को देखा और कहा, मोटे, मेरे लिए इसका जवाब दो। गुआओ ने ध्यान दिया और बटन दबा दिया। शैडो किंग अभी गाड़ी चला रहा है, बोलिए क्या बात है। तभी फोन से मॉन्क मास्टर की आवाज आई, मैं मॉन्क मास्टर हूँ, फोन समर को दे दो, उसे कहो कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है।
समर ने आवाज सुनी। हालांकि वो गाड़ी चला रहा था, वो मॉन्क मास्टर का पूरा सम्मान करता था। न सिर्फ इसीलिए कि वो मैकडोलगंज माउंटेन का मास्टर था, बल्कि इसीलिए कि उसने उसे ट्रू मार्शल आर्ट सम्राट तकनीक दी थी, और ये एक ग्रैंड मास्टर लेवल की ध्यान तकनीक थी। इससे उसे काफी सुधार करने में मदद भी मिली थी। समर को पता था कि मॉन्क मास्टर को उससे कुछ जरूरी बात करनी ही होगी, इसलिए उसने गाड़ी साइड किनारे रोक दी और फोन उठाया। समर ने फोन कान पर लगाते हुए कहा, मॉन्क मास्टर, मैं समर बोल रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। उधर से मॉन्क मास्टर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, समर, एक नियति प्राप्त व्यक्ति का जन्म स्काई फेट माउंटेन पर हुआ है। मैं अपने 8 त्रिग्रामों को देख रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि भले ही वहां आकाश कमल का एक शानदार दृश्य हो रहा हो, लेकिन उसके बाद भी मौत और विनाश होगा। बेहतर होगा कि तुम वहां जल्द ही न जाओ। मॉन्क मास्टर चिंतित लग रहा था। समर को मॉन्क मास्टर की बात पर जरा भी अंदाजा नहीं था, न ही वो जानना चाहता था। उसे बस इतना पता था कि उसकी पत्नी कियारा वहां है, इसलिए उसे वहां पर जाना ही होगा। समर ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मॉन्क मास्टर, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे स्काई फेट माउंटेन जाना ही पड़ेगा, चाहे वहां मौत और तबाही ही क्यों न हो, क्योंकि मेरी पत्नी वहां पर है। ये कहने के बाद समर ने फोन रख दिया और गाड़ी चलाता रहा। वहीं उधर मैक्लोडगंज माउंटेन पर मॉन्क मास्टर फोन देखकर घबरा गए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शैडो किंग की पत्नी स्काई फेट माउंटेन पर होगी। मॉन्क मास्टर ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, समर खतरे में है और मेरी जान उसी ने बचाई थी। लगता है मुझे दोबारा वहां जाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपना मॉन्क डस्टर लिया और स्काई फेट माउंटेन की तरफ चल पड़े। वहीं उधर स्काई फेट माउंटेन पर स्काई फेट सेक्ट में कियारा विशाल महल के अंदर बर्फ के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो वहां पर चुपचाप बेहोश पड़ी थी। स्काई फेट एल्डर, जिसने कियारा को बचाया था, बर्फ की चादर के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी उस हैंडसम से लड़के ने पास आते हुए आश्चर्य से पूछा, दादाजी, ये सुंदरी अभी तक बेहोश क्यों पड़ी है? उसे बचाए हुए काफी समय हो गया था। उन्होंने उसे एक अमृत भी पिलाया था। जाहिर है अब तक उसे जाग जाना चाहिए था, पर अजीब बात यह थी कि वो अभी भी बेहोश थी। स्काई फेट सेक्ट के उपचारात्मक अमृत बहुत कीमती थे, और ये उपचारात्मक अमृत कीमती जड़ी बूटियों और विशेष तकनीकों से बने थे। ये इतने कीमती थे कि सेक्ट के सब ऑर्डिनेट्स सामान्य अवसरों पर इनका उपयोग भी नहीं करते थे। उन्होंने इसका उपयोग सिर्फ कियारा को बचाने के लिए किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अमृत बेअसर होगा। स्काई फेट एल्डर ने कियारा की तरफ बढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ कियारा की कलाई पर रखा और अपना कुछ इम्पोर्टेड सत्व उसके शरीर में डाला। फिर उसने उसकी चोटों की जांच करना शुरू किया। अचानक कियारा के शरीर में एक अजीब सी पावर प्रकट हुई। यह पावर अत्यंत पावरफुल थी। उसने स्काई फेट एल्डर के शरीर को झकझोर दिया था। स्काई फेट एल्डर स्काई फेट सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। वो एक पावरफुल फाइटर था, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ जब कियारा के शरीर की पावर ने उसे परास्त कर दिया था। स्काई फेट बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, मौत का श्राप? उसे मौत का श्राप मिला था। आखिरकार उसे समझ आ गया था कि सुंदरी बेहोश को है, क्योंकि उसका ब्लड लाइन टोटम क्यों नहीं जागा था। एक महान फाइटर ने कियारा को मौत का श्राप दिया था। कितना क्रूर है ये। स्काई फेट का बूढ़ा आदमी जिंदगी में इतना गुस्से में कभी नहीं हुआ था। उसने सामने जो सुंदरी थी वो बर्फीले फिनिक्स टोटम की थी। उसे भगवान ने चुना था, लेकिन उस पर मौत का श्राप लगा हुआ था। तभी सुंदर युवक ने चिंता में पूछा, दादाजी, तो आप कह रहे हैं कि सुंदरी जल्द ही मर जाएगी? उस सुंदर युवक के मन में उस उत्तेजन सुंदरी के लिए कुछ भावनाएं थी। अगर वो सुंदरी मर गई तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक सुंदरी जहां भी जाती पुरुषों का स्नेह आकर्षित करती। स्काई फेट के एल्डर ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो।
अगर वो आइस फिनिक्स के टोटम का इस्तेमाल न करे तो वो नहीं मरेगी। सरल शब्दों में, जब तक वो जीवित रहेगी, जब तक वो फाइटर नहीं बन जाती, एक साधारण जीवन नहीं जीती। उसकी बात सुनकर उस हैंडसम सा युवक का चेहरा पछतावे से भर गया। उसे मौत का श्राप लगा था और वो आइस फिनिक्स के टोटम को एक्टिवेट नहीं कर सकती थी। ये सुंदरी बहुत दयनीय थी। हैंडसम युवक ने आशा भरी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या आप उसे जगा सकते हैं? भले ही कियारा एक फाइटर नहीं बन पाएगी, लेकिन वो सुंदरी बहुत खूबसूरत थी। अच्छा होता अगर वो उसे अपना बना पाता। स्काई फेट के एल्डर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो गहरी नींद में है, जो आत्म प्रेरित सम्मोहन के कारण है। उसे जीवन में कुछ दुखद मिला होगा। वो गहरी नींद में है क्योंकि वो उन लोगों को नहीं देखना चाहती जिन्होंने उसे पीड़ा दी। स्काई फेड के एल्डर ने इस स्थिति के बारे में पहले भी सुना था। ये आमतौर पर तब होता था जब मरीज बहुत ज्यादा उदास हो जाता था और गहरी नींद में चला जाता था। तभी अचानक एक युवक तेजी से कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, सेक्ट मास्टर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। वो नियत व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। वो युवक 20 वर्ष का था और स्काई फेट सेक्ट की वर्दी पहने था, क्योंकि वो स्काई फेट सेक्ट का गेट कीपिंग स्टूडेंट था। उसकी बात सुनकर पहले वाले हैंडसम युवक ने गुस्से में कहा, कौन है वो? उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो नहीं जानते कि स्काई फेट सेक्ट की भूमि बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध है? गेट कीपर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सेक्ट मास्टर वो साधारण लोग नहीं हैं। फायरी सम्राट सेक्ट से शिवांगी, क्रिम्सन ब्लड सेक्ट से कोल्ड ब्लड, वशिष्ठ परिवार से पारुल वशिष्ठ भी हैं। हालांकि स्काई फेट सेक्ट एक पावरफुल सीक्रेट सेक्ट था, लेकिन दरवाजे से बाहर के सभी लोग इंडिया की ग्रैंड पावर्स थे। उनके प्रत्येक परिवार स्काई फेट सेक्ट जितने पावरफुल थे। कुल मिलाकर वो स्काई फेट सेक्ट को भी से भी ज्यादा ताकतवर थे। स्काई फेट के एल्डर ने मानो उनके आने के कारण के बारे में अंदाजा लगा लिया था। उसने शांति से कहा, उन्हें महान भवन में ले आओ। युवक ने वहां से निकलने से पहले कहा, जी। उसे डर था कि अगर वो एक सेकंड भी देर से पहुंचा तो भीड़ स्काई फेट सेक्ट का दरवाजा तोड़ देगी। आखिरकार वो सभी एक प्रभावशाली बैकग्राउंड से आते थे। जल्द ही शिवांगी, कोल्ड ब्लड व्हाइट मैन, पारुल वशिष्ठ और रितेश राजपूत हॉल में आ गए। उनमें से कुछ, जैसे कोल्ड ब्लड और शिवांगी, नियति से बने लोग थे। अन्य सुपर जीनियस थे। वे नए नियति से बने व्यक्ति को देखने आए थे। कियारा को देखते ही कोल्ड ब्लड की आंखें गर्म हो गई। उसने मन ही मन में कहा, वाह, क्या खूबसूरत औरत है। उसके सामने पड़ी औरत बहुत खूबसूरत थी। कोल्ड ब्लड जब हॉल में चला गया तो उसने तुरंत पूछा, स्काई फेट एल्डर, क्या आप मुझे ये खूबसूरत महिला उपहार में दे सकते हैं? कोल्ड ब्लड बहुत घमंडी था। शिवांगी ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, कोल्ड ब्लड, आपने हद से ज्यादा बात कर दी। फायरी सम्राट सेक्ट ने अभी तक बात नहीं की है। मुझे ये सुंदरता चाहिए। व्हाइट मैन ने हल्के से कहा, घोस्ट किंग सेट भी इस महिला में रुचि रखता है। वो ब्लैक मैन का सीनियर भाई था और घोस्ट किंग के 4 रक्षकों में से एक था और ब्लैक मैन से कहीं अधिकतर ताकतवर था। समर अभी ग्रेट हॉल में दाखिल ही हुआ था। उसने भीड़ की बहस सुन ली। उसका चेहरा धुंधला गया। उसने सोचा, अरे कियारा मेरी पत्नी है, तुम लोग उसके लिए कैसे लड़ सकते हो? तुम मेरा अनादर कर रहे हो, मेरे अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहे हो। समर जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए हॉल में बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थी। समर ने भीड़ के सामने चलते हुए गर्व से कहा, यह महिला मेरी पत्नी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सब हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई थी। यहां तक कि स्काई फेट के एल्डर को भी हैरानी हुई। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो महिला शादीशुदा होगी और उसका पति वहां आ जाएगा। कियारा की आकृति को देखते ही समर की आंखें चिंता और दुख से भर गई। उसने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन स्काई सेक्ट के एक हैंडसम युवक ने उसे रोक लिया। उस हैंडसम युवक ने ठंडे स्वर में कहा, किसने कहा कि तुम उसे लेकर जा सकते हो? समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा,
भाड़ में जाओ तुम। समर बहुत बुरे मूड में था। पहली बात तो ये कि कियारा अभी भी बेहोश थी, और दूसरी बात ये कि लोग कियारा के लिए ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई चीज हो। हैंडसम युवक ने चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं स्काई फेट सेक्ट का यंग मास्टर पूरव चौहान हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? पूरव इस बात से गुस्से में था कि उसने अपने ही एरिया में सबके सामने अपमानित हो चुका था। लेकिन समर ने अहंकार से कहा, चले जाओ यहाँ से। वो पूरव की धमकी से डरने वाला नहीं था। समर अपने सामने वाले युवक से बहुत नफरत करता था। शायद इसलिए कि वो दोनों लड़के थे, लेकिन उसे ये भी नापसंद था कि कोई लड़का हैंडसम कियारा के कांटेक्ट में आए, और ये उसकी पत्नी के प्रति एक प्रोटेक्टिव मूड था। उस हैंडसम युवक ने गुस्से में कहा, दोस्त इतना घमंडी मत बनो। ये स्काई फैक्ट सेक्ट का एरिया है। तुम कौन होते हो उसे यहाँ से लेकर जाने वाले? समर ने फिर से घमंड में कहा, मैं उसका पति हूँ। क्या ये कारण काफी नहीं है उसको मैं यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ? उसकी बात के जवाब में सुंदर युवक ने ठंडे स्वर में कहा, कौन जाने तुम झूठ बोल रहे हो या सच। चुपचाप उसे नीचे उतारो। वो सुंदरी से प्रेम करता था और स्वाभाविक रूप से उसे जाने देने से इनकार करना चाहता था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, जो भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने अचानक पूरो को एक और जोरदार किक मारी। किक में अपार पावर थी और वो हवा को चीरती हुई निकल गई। पूरो ने जब किक की जबरदस्त ताकत महसूस की तो उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, और उसने जल्दी से अपने दाहिने पैर से किक को रोकने की कोशिश की। दोनों पैर जोरदार हवा में एक साथ टकराए। समर स्थित रहा, जबकि पूरव कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी ताकत देखकर पूरव के चेहरे पर गंभीरता छा गई। आगे वाला युवक बहुत ताकतवर था, वो बैल जितना मजबूत था। तभी इस समय पारुल वशिष्ठ ने उन लोगों को बीच में बोलते हुए कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि यह सुंदरी समर की पत्नी है। उसे उसे लेकर जाने का पूरा अधिकार है। वो समर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा समर ने उसे 3 उपकार करने का वादा भी किया था। इसलिए पारुल ने जरूरत पड़ने पर समर की मदद करने का फैसला कर लिया था। पारुल की तरफ देखते ही शिवांगी की आंखें चमक उठी। उसने भी आगे आते हुए कहा, मैं भी ये साबित कर सकती हूँ कि ये सुंदरी समर की पत्नी है। समर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया जब उसने शिवांगी को अपनी तरफ बोलते सुना। वो जानता था कि शिवांगी के निमंत्रण पर कई बार उसने ठुकरा दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जरूरत के वक्त वो उसकी मदद करेगी। उन सभी की बातें सुनकर पूरा गुस्से से लाल हो गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अभी अभी समर को झूठा कहा था, लेकिन पारुल और शिवांगी ने उसे तुरंत डांट दिया था। तभी कोल्ड ब्लड ने ठंडी मुस्कान के साथ अहंकार से उनके बीच में आते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर ये आपकी पत्नी है? मुझे सुंदरता चाहिए तो चाहिए। व्हाइट मैन ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा, मैं इस सुंदरी में दिलचस्पी रखता हूँ, भले ही वो विवाहिता हो। रितेश राजपूत भी पीछे नहीं रहा। उसने भी आगे आते हुए कहा, ये सुंदरता बहुत अच्छी है। मैं हायर हेवन रैंकिंग सूची में टॉप 3 का फाइटर हूँ। मुझे भी यही चाहिए। उन सभी की बातें सुनकर समर का चेहरा उदास हो गया। पहले तो वो खुश था कि दोनों लड़कियां उसके पक्ष में बोल रही थी, लेकिन पलक झपकते ही 3 ताकतवर फाइटर उसकी पत्नी के लिए उसे फाइट करने के लिए ललकार रहे थे। समर पहले से ही हाई हेवन सेक्ट का फाइटर था, इसलिए वो बहुत संवेदनशील पावर था, और वो समझ सकता था कि उसके सामने खड़े सभी लोग उससे ज्यादा ताकतवर थे। स्काई फेट के हेड ने जब इतने सारे लोगों को कियारा के लिए लड़ते देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने हल्के से कहा, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं। हालांकि ये औरत एक नियत शरीर के साथ पैदा हुई है, लेकिन उसे मौत का श्राप लगा हुआ है। वो अपने टोटम के पावर को कभी एक्टिवेट नहीं कर सकती है, न ही मार्शल आर्ट फाइटर बन सकती है। वो सिर्फ एक साधारण इंसान ही रहेगी पूरी की पूरी जिंदगी। स्काई फेट के एल्डर की बातें सुनकर सबके चेहरे बदल गए। उन्हें एक ऐसे नियत व्यक्ति की जरूरत थी जो एक फाइटर बन सके, न किसी ऐसे व्यक्ति की जो शापित हो और कभी भी मर सकता हो। उसकी बात सुनते ही रितेश ने तुरंत बदलते हुए हल्के मुस्कान के साथ कहा,
ओह, चूंकि ये औरत तो मौत के अभिशाप से अभिशप्त है, इसलिए अब मैं उसे और नहीं चाहता। इसे कभी भी त्याग दिया जा सकता है। इस एहसास से समर क्रोधित हो गया। हालांकि रितेश ने कियारा के लिए फाइट का फैसला नहीं किया था, फिर भी समर के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। यह आदमी उसकी पत्नी को एक ऐसी वस्तु समझता था जिसे जब चाहे फेंका जा सके। समर ने रितेश की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, जब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। तभी कोल्ड बर्ड ने दृढ़ता से कहा, भले ही ये सुंदरी मार्शल आर्ट फाइटर नहीं बन सकती, लेकिन वो सुंदर तो है। वो मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए अच्छा विकल्प होगी। व्हाइट मैन ने भी कहा, बिस्तर वाली महिला, ये एक अच्छा विचार है। असल में व्हाइट मैन ने समर को पहले ही पहचान लिया था। व्हाइट मैन ने ब्लैक मैन के मारे जाने के बाद समर की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जब वो समर से मिला तो स्वाभाविक रूप से उसने समर को जाने नहीं दिया। व्हाइट मैन ने स्काई फेट माउंटेन आने के दो उद्देश्य थे, पहला कियारा से के लिए लड़ना और दूसरा समर को मारना। अब जब उसके पास अच्छा मौका था तो वो उसे हाथ से कैसे जाने दे सकता था। उनकी यह बात सुनकर समर ने अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट के साथ कहा, तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो। कोल्ड ब्लड और व्हाइट मैन मरने को तैयार थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी का अपमान करने की। समर का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। वो कभी भी फूट सकता था। माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और किसी भी समय फाइट शुरू हो सकती थी। तभी मॉन्क मास्टर ने कमरे में तेजी से दाखिल होते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं आ गया। अगर मैं एक पल देरी से आता तो फाइट शुरू हो जाती। समर के फोन के बाद मॉन्क मास्टर स्काई फेट माउंटेन की ओर तेजी से बढ़ रहा थी। आखिरकार फाइट शुरू होने से पहले वो यहाँ पहुंच गई। हॉल में मौजूद लोगों को देखते ही मॉन्क मास्टर समर पर मंडरा रहे संभावित खतरे से कांप उठा। ये सभी लोग इंडिया के ग्रैंड पावर के प्रतिनिधि थे। हालांकि समर हाई हेवन किंगडम का फाइटर था, फिर भी वो ग्रुप में सबसे कमजोर फाइटर था। तब स्काई फेट के एल्डर ने मॉन्क मास्टर को देखते ही पूछा, मॉन्क मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्काई फेट एल्डर स्वाभाविक रूप से मॉन्क मास्टर को अच्छे से जानता था, जो मैकडॉलगंज माउंटेन के मास्टर थे। 15 साल पहले मॉन्क मास्टर एक महान फाइटर था। हालांकि उन पर हुए सीक्रेट हमले के बाद उनकी ताकत में भारी गिरावट आई थी। मॉन्क मास्टर ने स्काई फेट एल्डर की तारीफ करते हुए देखते हुए कहा, आप अपने आप को स्काई फेट एल्डर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक मूर्ख बूढ़े हैं। उसकी बात सुनकर स्काई फेट एल्डर ने गुस्से में कहा, मॉन्क मास्टर, भले ही हम दोस्त थे, फिर भी आपको मुझे सिर्फ मूर्ख बूढ़ा नहीं कहना चाहिए। मॉन्क मास्टर ने उसकी तरफ ठंडे निगाहों से देखते हुए कहा, क्या आप मेरी बातों से सहमत नहीं? क्या आप जानते हैं कि समर कौन है? स्काई फेट एल्डर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? मॉन्क मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। समर भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर ग्रेट कॉन्करर का बेटा है। क्या तुम मूर्ख नहीं हो? तुम अपने यंग मास्टर को भी नहीं पहचानते? इंडिया में यह सर्वविदित था कि ग्रेट कॉन्करर के अधीन 10 दानव किंग थे। हालांकि बहुत कम लोग उन 10 दानवों किंगों को पहचानते थे। मॉन्क मास्टर को संयोग बस इतना पता था, स्काई फेट एल्डर उन 10 दानव किंगों में से एक था। वहीं मॉन्क मास्टर की बात सुनकर स्काई फेट के बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या क्या तुम सच में ग्रेट कॉन्करर के बेटे हो? उसकी शक भरी आंखें देखकर समर ने कॉन्करर बैज निकाला और ठंडे स्वर में कहा, यह ग्रेट कॉन्करर का बैज है। मैं ग्रेट कॉन्करर का इकलौता बेटा हूं। उनकी बात सुनकर स्काई फेट के बुजुर्ग ने अपने घुटने टेक दिए और आदरपूर्वक कहा, नमस्कार यंग मास्टर, मैं स्काई फेट दानव किंग हूं। 15 साल पहले स्काई फेट एल्डर पर एक जानलेवा हमला में वो लगभग मर ही गया था। ग्रेट कॉन्करर ने उसे इस शर्त पर बचाया था कि स्काई फेट एल्डर उसका सब ऑर्डिनेट और दानव किंगों में से एक बन जाएगा। ये एक ऐसा रहस्य था जो केवल कुछ ही लोगों को पता था। हर कोई अविश्वास से भर गया था जब उन्होंने स्काई फेट एल्डर को समर के सामने घुटने टेकते और उसे यंग मास्टर कहते हुए देखा। स्काई फेट एल्डर स्काई फेट सेक्ट का सेक्ट मास्टर था और 15 साल पहले वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था। हालांकि एक जानलेवा हमले के बाद उसकी पावर में गिरावट तो आई थी और कहा जाता था कि अब वो सिर्फ हाई हेवन किंगडम का फाइटर है,
फिर भी उल्लेखनीय था कि वो कभी भी ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था। एक ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर की इंसल्ट कोई नहीं कर सकता था। हर ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर का अपना गौरव और सम्मान होता था। हर कोई दंग रह गया था कि ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर समर के सामने घुटने टेक रहा था। इसने ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर की उनकी छवि में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। कोल्ड ब्लड और बाकी लोगों ने स्काई फेट सेक्ट में प्रवेश करने का साहस इसलिए किया क्योंकि स्काई फेट के एल्डर की ताकत में भारी गिरावट आ गई थी। आखिरकार वो अभी हाई हेवन किंगडम लेवल के पावरफुल फाइटर थे। समर का दिल धड़क उठा जब उसने स्काई फेल्डर को अपने पैरों में देखा। यह उसके लिए बड़ा आश्चर्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्काई फेट एल्डर उसके पिता के प्रति वफादार 10 दानव किंगों में से एक होंगे। वो आज एक खूनी फाइट के लिए तैयार था, लेकिन अब कोल्ड ब्लड और अन्य लोगों से नहीं डरता था क्योंकि स्काई फेट एल्डर उसका सबऑर्डिनेट था। तभी अचानक स्काई फेट एल्डर ने मुड़कर पूर्व और उनकी इसकी खूबसूरत बहन से कहा, तुम अभी यहाँ क्यों खड़े हो? यंग मास्टर के सामने घुटने टेको। स्काई फेट एल्डर की बातें सुनकर दोनों भाई बहन के चेहरे पर उदासी छा गई। ये बात उस खूबसूरत नौजवान के लिए खास तौर पर सच थी। उसने अभी अभी समर से फाइट की थी, इसलिए समर के सामने घुटने टेकना उसे दुखी कर रहा था। जहां तक बात उस खूबसूरत लड़की की थी, वो स्काई फेट एल्डर की पोती थी। आमतौर पर दूसरे लोग उनकी चापलूसी करते थे, इसलिए उसके लिए समर के सामने झुकना मुश्किल हो रहा था। स्काई फेट एल्डर ने जब देखा दोनों भाई बहन उसकी बात नहीं मान रहे तो वो आग बबूला हो गए। उसने गुस्से में कहा, ये यंग मास्टर है। अगर तुम लोग घुटने टेकने से इनकार कर रहे हो तो तुम लोग अभी स्काई फेट सेक्ट छोड़कर जा सकते हो। मैं अब से तुम्हारा दादा नहीं रहूंगा। स्काई फेट एल्डर 15 साल से रहस्यमयी पावर द्वारा पीछा किए जाने पर क्रोधित हुआ था। वो अपने भाई बहनों के साथ लगभग मर ही गया था, इसलिए जीवित थे क्योंकि ग्रेट कॉन्करर ने उसे बचा लिया था। उसे बचाने के लिए ग्रेट कॉन्करर ने खुद को घायल कर लिया था और काले कपड़ों वाले रहस्यमयी लोगों को क्रोधित कर दिया था। स्काई फेट एल्डर दानव ग्रेट कॉन्करर के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था, इसलिए वो ग्रेट कॉन्करर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया और 10 दानव किंगों में से एक बन गया था। जब उन दोनों भाई बहनों ने स्काई फेट एल्डर की बातें सुनी तो बुरी तरह से पीले पड़ गई। सुंदर युवक ने अपने दांत भींच लिए और सुंदर लड़की के साथ समर के सामने घुटने टेक दिए। लड़के ने घुटने टेकते हुए कहा, नमस्कार यंग मास्टर, मैं पूर्व चौहान हूँ। और उस लड़की ने कहा, यंग मास्टर नमस्कार, मैं सीमा चौहान हूँ। भाई बहनों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। अपने दादा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए उन्होंने घुटने टेक लिए थे। समर ने उनकी तरफ देखा और कहा, स्काई फेट दानव किंग, सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं, घुटने टेकने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्काई फेट एल्डर भाई बहनों ने साथ खड़े होकर सिर हिलाकर कहा, थैंक यू यंग मास्टर। गुआओ समर के साथ आया था। उसने समर को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जब उसने सिचुएशन देखी तो उसे अंगूठा दिखाया। स्वैग किसे कहते हैं, ये है स्वैग। स्काई फेट सेक्ट के हेड ने ग्रेट कॉन्करर का बैज देखते ही तुरंत घुटने टेक दिए। कोल्ड ब्लड और व्हाइट मैन ने समर को आश्चर्य से देखा। वे पहले समर को मारकर उसकी पत्नी को चुराना चाहते थे, लेकिन पलक झपकते ही समर ने स्काई फेट एल्डर को जीत लिया था। इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिरकार हुआ क्या था। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, कोल्ड ब्लड व्हाइट मैन, आज तुम्हारी मौत की तारीख है। ये कहते हुए उसने कियारा को वापस बर्फ के बिस्तर पर रख दिया। समर ने काफी समय तक मन में द्वेष रखा। कोल्ड ब्लड और व्हाइट मैन के शब्दों ने उसे किलिंग इंटेंट को जगा दिया था। अब वो उनको मारना चाहता था। तभी कोल्ड ब्लड ने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा, मैं हाई हेवन किंगडम लेवल के टॉप स्टेज का फाइटर हूँ। मैं हाई हेवन रिंक में नंबर 1 हूँ। क्या तुम निश्चित हो कि तुम मुझे मार सकते हो? स्वाभाविक रूप से कोल्ड ब्लड पावरफुल था क्योंकि उसने स्काई फेट सेक्ट में आकर चोरी करने का साहस किया था। वो हायर हेवन रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 फाइटर था और उसे अजय पावर में जाना जाता था। हाल में मौजूद हर कोई हाई हेवन लेवल का फाइटर था और स्वाभाविक रूप से कोल्ड ब्लड समर से बिल्कुल नहीं डरता था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ स्काई फेट एल्डर से कहा, स्काई फेट दानव किंग, मेरे लिए कोल्ड ब्लड को मार दो। उसकी बात सुनते ही स्काई फेट एल्डर अचानक कोल्ड ब्लड के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने 8 त्रिग्राम कोल्ड ब्लड के शरीर पर फेंक दिए और 8 त्रिग्राम एक खजाना था जो न केवल भविष्य की भविष्यवाणी करता था बल्कि उसका उपयोग दूसरों पर हमला के लिए भी किया जाता था। तभी कोल्ड ब्लड ने धीमी आवाज में कहा,
ब्लड डेमन फीस्ट। उसका दाहिना पंच खून सा लाल हो गया जब उसने स्काई फेड एल्ड्रिक पर वार किया। 8 त्रिग्राम डेनम फेस्ट से जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। आपस में टकराते ही दोनों कुछ कदम पीछे हट गई। दोनों का पहला हमला डरा रहा था। कोल्ड ब्लड ने जब स्काई फेड एल्डर के शरीर के भीतर मजबूत शक्ति को महसूस किया तो उसने ठंडे स्वर में कहा, एल्डर दोस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पावर हाई हेवन किंगडम लेवल के टॉप स्टेज तक पहुंच गई होगी। उसकी बात सुनकर स्काई फेड एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ये 15 साल पहले होता तो मैं तुम्हें एक ही वार में मार डालता। तुझे मेरे सामने इतनी बुरी तरह से पेश आने का मौका भी नहीं मिलता। अब क्या करेगा स्काई फेड एल्डर किंग? क्या उसे हरा पाएगा या नहीं? क्या समर कियारा को लेकर जाएगा या नहीं? अब क्या होगा कियारा का, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर करें।